हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ब्लेज़र की सीरीज़ के अंदर आज हम अपने एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर को अगर आपने देखा है तो उसके अंदर मैंने ये कहा था कि मैं आप लोगों के सामने ना एक छोटा सा इशू रखूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि उसको हल कैसे करना है। तो आज वो लेक्चर आ चुका है जिसके अंदर मैंने आपके सामने वो इशू रखना है और उसका सोल्यूशन बताना है। सो बेसिकली देखें, एक प्रोजेक्ट अगर एक इंसान बना रहा हो तो ये पॉसिबल नहीं होता कि उस एक प्रोजेक्ट के अंदर वो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पे हम इस्तेमाल कर लें। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हो, चाहे वो ब्लेज़र हो, चाहे वो MVC हो, चाहे वो रिएक्ट हो, ये बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये कोई छोटे छोटे से फ्रेमवर्क नहीं है। ऐसे फ्रेमवर्क नहीं है कि जिनका मुकम्मल इस्तेमाल हम किसी एक प्रोजेक्ट में सिखा दें। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली हम इस प्रोजेक्ट को करते हुए हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम कंसेप्ट्स को हम टच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो कि मुकम्मल तौर पे टच नहीं हो पाएंगे। तो उनका मैं कहीं ना कहीं बीच में आपको इंट्रोडक्शन देता हुआ चलूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और कभी ज़रूरत पड़े तो आप इम्प्लीमेंट कर लें। तो आज भी मैं वैसे ही प्रॉब्लम आपके सामने बताने वाला हूँ और आपको एक अवेयरनेस देने वाला हूँ कि उस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और क्या किया जाता है। सो देखें, मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करता हूँ आपके सामने और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन होगा तो उसके बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा और आपको वो सब करके दिखाऊंगा। तो प्रोजेक्ट रन होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, प्रोजेक्ट रन हो चुका है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से admin/शो कैटेगरीज पे जाता हूँ और शो कैटेगरीज पे अब देखिए शो कैटेगरीज का पेज लोड हो रहा है एंड कंटिन्यूसली लोड होता है। और लोड होने के बाद यहाँ पर मेरे सामने शो कैटेगरीज का पेज आ चुका है और उसके ऊपर दो कैटेगरीज पड़ी हुई हैं और वो शो हो गई हैं। मैं चाहूँ तो मैं इनको यहाँ से अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ। यहाँ से डिलीट का बटन दबाऊंगा तो मूडल आएगा, और अगर डिलीट का बटन दबा दूंगा यहाँ से फिर अगैन तो ये डिलीट भी हो जाएंगे। मतलब आपको पता है कि सारी फंक्शनलिटीज़ हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। खैर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बात, अगर आपने नोट किया हो तो जैसे ही मैंने शो कैटेगरीज़ के बटन को क्लिक किया या फिर ऊपर से लिंक लिख के इंटर का बटन दबाया तो हमारे प्रोजेक्ट ने लोडिंग शुरू कर दी। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है कि ज़ाहिर है जब आपका प्रोजेक्ट जो है डेटाबेस से डाटा को फेच कर रहा होता है तो इन बिटवीन वो लोडिंग करता रहता है और लोडिंग कंप्लीट तब होती है जब डाटा सारा आ चुका होता है और फिर उस डाटा की बेस के ऊपर आपका एक नया पेज बना के शो कर देता है। जबकि आजकल एक नया कंसेप्ट और चल रहा है जिसको हम प्लेस होल्डर का या फिर स्केल्टन का कंसेप्ट कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब आपका जो पूरा का पूरा पेज है, जैसे कि पूरा ये लेफ़्ट साइड पे ब्लू कलर की जो नेविगेशन बार है, ऊपर टॉप पे जो हेडर बार है और जो नीचे फुटर है और ये सारा का सारा जो पेज है, तो स्केलेटन के कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे ही आप कोई पेज खोलते हैं तो ये पेज ओपन हो जाता है, फ़ौरन ओपन हो जाता है, इसमें कोई लोडिंग नहीं होती। और क्योंकि लोडिंग वाला जो सेक्शन है वो तो ये है ना, ये बीच वाला जिसमें डेटाबेस से आ रहा है, तो क्या होता है कि बाकी पूरा पेज लोड हो जाता है और ये जो दरमियान वाला एरिया है इसके अंदर ग्रे लाइंस जो है वो ग्लो करती रहती हैं, जिसको हम प्लेस होल्डर्स या फिर स्केलेटन कहते हैं। और वो लोडिंग का एक जो है ना आपको व्यू देती रहती हैं, एक लोडिंग वाला एक्सपीरियंस आपको देती रहती हैं, जिसको देख के आपको पता हो चल रहा होता है कि पेज पूरा लोड हो चुका है, लेकिन इस सेक्शन के अंदर डाटा अभी लोडिंग पे लगा हुआ है, थोड़ी देर में लोड होकर हमें शो हो जाएगा। तो उसको हम स्केलेटन भी कहते हैं। बूट स्ट्रैप के परस्पेक्टिव से बात करें तो उसको हम प्लेस होल्डर भी कहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, अगर मैं बल्कि साथ साथ आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं गेट बूट स्ट्रैप की साइट पर जाऊँ और प्लेस होल्डर लिख के सर्च करूँ तो वो चीज़ सामने भी आ जाएगी मेरे। मैं यहाँ पे जाके प्लेस होल्डर लिख के यहाँ पे सर्च मारता हूँ तो ये देखें ये कार्ड है फॉर एग्जांपल, हम ये दिखाना चाहते हैं। तो ये डेटाबेस में से डाटा आना था ये सारा का सारा, तो जब तक नहीं आता उसकी जगह उसके अल्टरनेटिव में हम ये चीज़ें दिखा लेते हैं, तो इनको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो ये किस तरीके से बनते हैं और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आल दो कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट फिर भी मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाऊंगा और कहीं ना कहीं से इसका डेमो लेके आपके सामने शो भी करूंगा कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। और फिर ये भी बताऊँगा कि हम मुकम्मल इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते इसको प्रॉपर वे के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट अपना रोक देता हूँ और इसकी जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है वो मैं करके बताऊँगा। और फिर मैं आपको ये भी बता दूँगा कि
एक्चुअल में क्या होना चाहिए था और मैंने क्या कुछ किया। तो खैर चलिए अब देखें, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो मैं एडमिन में जाता हूँ, शो कैटेगरी के अंदर जाता हूँ और शो कैटेगरी में ये वो पूरा का पूरा पेज है जो कि हमने बनाया, जिसमें अपडेट डिलीट और ये सारे के सारे काम होते हैं। मॉडल्स वगैरह नीचे पड़े हुए हैं, इनको हम यहाँ से इन टॉगल्स को बंद कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारा पूरा का पूरा टेबल है जो बेसिकली हमारे लिए फॉर ईच लूप वगैरह चलाता है और सारा का सारा डाटा लोड करता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और ये इसमें जो डाटा आता है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है, अगर आपको ये भी पता हो तो ये डाटा इसके अंदर कैटेगरी की जो प्रॉपर्टी है उसका लोड होता है फॉर ईच के ज़रिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इफ़ लगा देता हूँ और इफ़ के अंदर कहता हूँ कि इफ़ कैटेगरी इज़ इक्वल टू नल, यानी कि अगर कैटेगरी जो है वो नल के इक्वल है तो आप क्या करना, ये जो इफ़ है इसके अंदर कुछ शो करना, और अगर कैटेगरी नल के इक्वल नहीं है तो आप एल्स में आकर इस एल्स के अंदर जो है इस वाले टेबल को चला दो। यानी कि जब कैटेगरी के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होंगे तो क्या होगा, मैं इसको ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा छोटा कोड करके। जब कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड मौजूद नहीं होंगे, इक्वल टू नल होगी, तो इफ़ के अंदर लिखा हुआ कोड चलेगा, और जब कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड आ जाएगा, डेटाबेस से लोड हो जाएगा, तो एल्स में बना हुआ ये टेबल लोड हो जाएगा। तो इफ़ के अंदर हमने क्या करना है, हमने इफ़ के अंदर जाके सबसे पहले तो इसी टेबल को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, यानी कि इसको रेप्लिकेट करना है। अब ये आ चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब आप ये देखिए, मैं इसके अंदर से ये जो जितना भी कोड है इसके अंदर जो फॉर ईच लगी हुई है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें भी फॉर ईच होगी तो काम सारा सेम हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्टैटिक टेबल शो करना है। यहाँ तक मैंने कर दिया। ये जो मेरा टेबल है इस पर टॉप पे जाकर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा जिसका नाम है प्लेस होल्डर ग्लो। ठीक है ना, प्लेस होल्डर ग्लो मतलब वो जो ग्रे कलर की लाइनें लोडिंग वाली आपको नज़र आ रही होती हैं, उनको अचीव करने के लिए मैंने इस टेबल पे ये लगा दिया। इसके बाद ये जितना भी डायनामिक डाटा जो हमारा रिकॉर्ड वहाँ से आ रहा होता था, मैं इन सब को रिमूव करता चला जाऊँगा। और अब यहाँ पे जाके मैं क्या लिखूँगा, इस जगह पे जाके मैं लिखूँगा एक स्पैन बना लूँगा, जो स्पैन का टैग होता है वो लगा लूँगा इसके अंदर। और ऐसे इसको लगाने के बाद यहाँ क्लास के अंदर ऐसे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 6 कॉलम्स को यूज़ करते हुए ये बनाऊँ, तो कॉल 6 करके तो फिर इसके अंदर भी मैं क्या लगा दूँगा, मैं प्लेस होल्डर ग्लो की जो क्लास है वो लगा दूँगा। प्लेस होल्डर भी काफ़ी है अगर हम लगा दें तो, क्योंकि ग्लो तो ऊपर हमने बता ही दिया। अब मैं इसको उठाकर तो हर जगह पे ये जो मैंने डायनामिक डाटा है उसको मैं रिप्लेस करता चला जाऊँगा अपने इस ग्लो वाले काम के साथ। तो ये देखें, और कॉपी पेस्ट हमेशा केयरफुली किया करें, बल्कि मैं कहता हूँ कि कॉपी पेस्ट में इंसान को ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उस टाइम के जब आप खुद से अपना कोड लिख रहे होते हैं। सो यहाँ तक देखें मैंने सारा का सारा कर लिया। जो बटन्स हैं इनको भी मैं ख़त्म करके इसकी जगह पे भी इसी तरीके से ये ग्लो वाले प्लेस होल्डर्स लगा दूंगा। सो अब बेसिकली मैंने ये कह दिया है कि जब तक मेरा रिकॉर्ड जो है नहीं होता, अब कैटेगरी के अंदर लोड नहीं होता, कैटेगरी नल रहती है, तो आप क्या करो कि आप जो है इस चीज़ को, मतलब इस टेबल को, ग्लो वाले टेबल को शो करते रहो, और जब लोड हो जाए तो एल्स में आ जाना और जो एक्चुअल टेबल है वो शो कर देना। तो मेरा कंसेप्ट ये है। लेकिन देखें, इस काम को अचीव करने के लिए मुझे 2-3 चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी, और वो ये है कि मेरा ये जो ऑन इनिशियलाइज का जो फंक्शन मैंने ओवरराइड किया हुआ है, इसको मुझे जो है ना एसिंक बनाना पड़ेगा। तो इसको एसिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड एसिंक, और आगे जाके इसकी जो डाटा टाइप है उसको रिप्लेस करके टास्क बनाना पड़ेगा। और जब आप एसिंक करते हो कुछ फंक्शन को तो उसका एसिंक वाला वर्जन भी आप कॉल कर लेते हो। इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। अब ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें एसिंक में रिटर्न तो करेगा ना। तो अब मैं यहाँ पर अगर अवेट लगा दूँ कि इस पॉइंट पे आपने वेट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि db.tbl कैटेगरी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर अवेट लग सके। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है कि ये डाटा सारा का सारा एक आई इन्यूमरेबल के अंदर जाके सेव होता है। तो इसको हम क्या कर लें, इसको हम आई लिस्ट कर लेते हैं। जब इसको आई लिस्ट कर लेंगे तो ये डाटा हमें टू लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डॉट टू लिस्ट के अंदर जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे तो टू लिस्ट का एसिंक वर्जन हम कॉल कर लेंगे, जिससे हमारे पास अवेट का जो फंक्शन है वो अचीव हो जाएगा। तो जब तक ये डाटा हमें आके टू लिस्ट में मिलता है तब तक हम यहाँ पे अवेटिंग फॉर्म में रहेंगे। तो ये मैंने चीज़ सारी की सारी अचीव कर ली। अब जब मैं इसको रन करूँगा प्रोजेक्ट को आपके सामने, तो आपको हल्का सा एक इम्पैक्ट लोडिंग का मिलेगा, और शायद मिले शायद ना मिले। और मैं शायद क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर मिलता है तो उसको मैं आपको दिखाऊँगा, और अगर नहीं मिलता तो उसको मैं किसी तरीके से डमी वे के अंदर आपके सामने जो है प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा, और सारी की सारी बात बताऊँगा कि बेसिकली क्या चक्कर है और किस तरीके से काम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट रन हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं आगे।
ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से दोबारा आगे शो कैटेगरीज़ के ऊपर जाता हूँ और अब गौर से देखिएगा कि कहीं आपको कोई ग्लो करते हुआ इम्पैक्ट नज़र शायद आ जाए। मैं श्योर नहीं हूँ बट शायद आ जाए, क्योंकि इसको अचीव करने के लिए जो चीज़ें होती हैं मुकम्मल तौर पे मैंने इस्तेमाल नहीं की हैं। देखिए अब ये लोडिंग हो रही है। अच्छा नहीं आया, हाँ थोड़ा सा एकदम से इसने फ्लैक्चुएट करके वो ग्लो दिखाने की कोशिश की, फिर चला गया। मैं दोबारा से रिफ़्रेश लगाता हूँ तो वो देखें हल्का सा ग्लो देने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में डाटा लोड हो जाता है तो वो ग्लो हमें नज़र नहीं आ पाता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करके ना तो इसमें जानबूझ के थोड़ा सा डिले डालने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जो ये है जहाँ से ऑन इनिशलाइज के ऊपर डाटा हमारा आ रहा होता है, तो यहाँ पे मैं अवेट लगा के टास्क टास्क डॉट डिले करके मैं यहाँ पे 5000 लगा देता हूँ और इस तरीके से कर, यानी कि 5000 मिली सेकेंड, यानी कि 5 सेकंड वेट करो यहाँ पर, उसके बाद आगे जाना। तो इन बिटवीन जब ये 5 सेकंड वेट कर रहा होगा तो हमें जो है स्केल्टन को देखने का मौका मिल जाएगा। तो जब हमारा डाटा लोड नहीं हुआ होगा तो बेसिकली जो हमारी ये कैटेगरी की का जो वेरिएबल है ये एम्प्टी होगा, तो यानी कि नल होगा। तो जब ये नल होगा तो डेफिनेटली फिर हमें जो है इतनी इन बिटवीन स्केल्टन नज़र आता रहेगा, प्लेस होल्डर नज़र आता रहेगा, तो हम उसको देख लेंगे और हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। आई होप सो कि काम करेगा। उसके बाद मैं आपसे कुछ बात करता हूँ इसके बारे में। शो कैटेगरीज़ के ऊपर मैं जा चुका हूँ एंड शो कैटेगरीज़ का पेज अभी लोडिंग चल रही है। असूलन ये भी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये क्यों है ये बात की बात है, क्योंकि मैं इस वक्त ये देखें जी, ये लोडिंग आ गई है। अब ये हमारा स्केल्टन चल रहा है। पहले हमारा डाटा एकदम से शो हो गया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से उसने उसको लोडिंग पे लगा दिया, क्योंकि मैं इस फंक्शनैलिटी को आपको सिखाने के लिए इंप्लीमेंट तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है इसको इंप्लीमेंट करने का जिस तरीके से मैं आपके सामने इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका इंप्लीमेंट करने का तरीका जो होता है वो ये है कि अच्छा, तो अब हमने करना ये है कि देखें, अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हमने ये जो स्केल्टन की जो फंक्शनैलिटी हमने अचीव की है, जो हमें अभी नज़र आई है, ये हमने जानबूझ के 5 सेकंड का डिले डाल के अचीव किया है। तो बेसिकली ये फंक्शनैलिटी अचीव करने का तरीका ये नहीं होता। एक्चुअली होता ये कि जब तक आपकी डेटाबेस से डाटा लोड हो रहा है उस वक्त तक आपको ये स्केल्टन नज़र आए, लेकिन उसके लिए हमें अपने सिस्टम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। और वो जो चेंजिंग हमें करनी होती है वो क्या चेंजिंग है, वो ये चेंजिंग है कि हमें इसका रेंडर मोड इंटरेक्टिव सर्वर पे नहीं रखना होता, बल्कि हमें इसके ऊपर एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। और इस तरीके से वो जो एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है स्ट्रीम रेंडरिंग का। ठीक हो गया, स्ट्रीम रेंडरिंग। जब हम इसके ऊपर स्ट्रीम रेंडरिंग ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हमें ये फंक्शनैलिटी एक्चुअल में मिलना शुरू हो जाती है। अगर मैं डिले नहीं भी लगाऊंगा तो आई होप सो कि ये फंक्शनैलिटी जो है मुझे यहाँ पे नज़र आएगी। मैं दोबारा से इस प्रोजेक्ट को इसके बाद रन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने स्ट्रीम रेंडरिंग लगा दी है ना अब इसके अंदर, तो अब यहाँ पर ये स्ट्रीम रेंडरिंग होगी। सो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि होती है या नहीं होती। ओके, सो प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। तो अब मैं एडमिन के ऊपर शो कैटेगरीज़ पे जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये पेज खोला है, अब आप ये देखिएगा कि हम उस पेज की तरफ जा रहे हैं और पेज की तरफ जाते ही देखें रेंडरिंग शुरू हो गई है। और अब ये जो स्ट्रीम रेंडरिंग के बाद आपको प्लेस होल्डर या स्केल्टन नज़र आया है, ये डिले लगाए बगैर आया है, ये एक्चुअल स्केल्टन है और ये उस वक्त तक चला जब तक हमारा डेटाबेस से आने वाले रिकॉर्ड फैच हो नहीं गए, लोड हो नहीं गए। तो ये एक्चुअल स्केल्टन है, लेकिन इसको मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि इसको अगर मैं लगा दूंगा इस टाइम पे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन भी हैं, जैसे कि ये अपडेट का बटन है। ठीक है, अब देखिए मैं अपडेट का बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पर डाटा आना ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मैं अपडेट का बटन दबाऊंगा तो डाटा आना खत्म हो जाएगा। मैं डिलीट का बटन दबा के डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो डाटा डिलीट भी नहीं होगा। तो होता क्या है कि जब आप स्ट्रीम रेंडरिंग के फंक्शन को अचीव करने के लिए ऊपर एट्रीब्यूट लगाते हैं स्ट्रीम रेंडरिंग का, तो आपको डेफिनेटली इंटरेक्टिव सर्वर हटाना पड़ता है, वरना डबल लोडिंग चलने लगती है पेज की। और जब आप इंटरेक्टिव सर्वर हटा देते हैं तो उससे आपका नुकसान ये होता है कि आपके ऑन क्लिक इवेंट्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। तो अगर आपको कभी इस चीज़ की ज़रूरत, मैं यहाँ पे इसको नहीं यूज़ करूँगा, चले मैंने अगर लगा भी दिया है तो मैं इसको इतना रख लेता हूँ कि मैं इसको अगर हल्की फुल्की जो इसकी लोडिंग शो होती है उसके लिए मैं इसको रहने देता हूँ। और यहाँ पर इसको हटा के वापस अपना जो रेंडर मोड है वो वापस एक्टिव कर रहा हूँ, जो कि इंटरेक्टिव सर्वर है। ठीक हो गया, इंटरेक्टिव वेब असेंबली, इंटरेक्टिव सर्वर, इनके ऊपर ये नहीं चला करता, इसके लिए आपको स्ट्रीम रेंडरिंग पे जाना पड़ता है। अब मैंने इंटरेक्टिव सर्वर लगा दिया और जो कोड है इसको मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ कि चलें अगर यहाँ पर, बल्कि मैं इसको इज इक्वल टू नल लगा भी देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में ये नल ही हो। और मैं इसको चेंज नहीं करता, जो थोड़ा बहुत नज़र आता है वो प्लेस होल्डर वो नज़र आ जाया करेगा। बट एक्चुअली अगर आपको प्लेस होल्डर
चाहिए हो कि जब तक डाटा फैच होता है तब तक मुझे प्लेस होल्डर नज़र आए, तो आपको पेज को स्ट्रीम रेंडरिंग करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें कि पेज को स्ट्रीम रेंडरिंग पे उसी वक्त लेके जाएं जब आप जो डाटा लोड करवा रहे हैं वो बस यूज़र को शो करने के लिए हो, ना कि उसके अंदर ऑन क्लिक के इवेंट्स भी हों। अगर आपके पास उसके अंदर ऑन क्लिक के इवेंट भी होंगे तो फिर आपको उनको अचीव करने के लिए, उनको चलाने के लिए बहुत लंबा चक्कर अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि वो तमाम बटन्स जो कि ऑन क्लिक्स के हैं उनके कोड को आप अलग एक कंपोनेंट बना के उसमें डालें और फिर उन कंपोनेंट्स के ऊपर इंटरेक्टिव सर्वर जो है मतलब रेंडर मोड जो है वो इंटरेक्टिव सर्वर करें और फिर जाके उन कंपोनेंट्स को दोबारा यहाँ पे कॉल करें। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो अगर आपको चाहिए कि कुछ ना कुछ आप लाजमी ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं कि आपके पास स्ट्रीम रेंडरिंग भी हो और उसके बाद जो कंपोनेंट या फिर जो चीज़ आपकी डाटा जो लोड हो रहा है उसमें बटन्स हैं और फिर वो ऑन क्लिक भी उनका चले, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा कि उन बटनों को एक अलग कंपोनेंट बना के उनमें रखना पड़ेगा और उस कंपोनेंट की जो सेटिंग है वो इंटरेक्टिव सर्वर करनी पड़ेगी और जिस पेज पे आप कॉल कर रहे हैं उसको जो है आपको स्ट्रीम रेंडर करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सब कुछ यहाँ पे अचीव नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा डाटा है जो सिर्फ लोड करके अपने यूज़र को शो करवाना है और उसको शो ही करवाना है, उस पर कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए, तो फिर बेशक आप आराम से स्ट्रीम रेंडरिंग यूज़ कर लें। बट मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता था कि स्ट्रीम रेंडरिंग का कंसेप्ट कैसे होता है, वो मैंने आपको सिखा दिया और सिखाने के बाद मैंने वापस इंटरेक्टिव सर्वर लगा दिया और मैं इंटरेक्टिव सर्वर के कंसेप्ट को यूज़ करके खुश हूँ और मैं इसी के अंदर काम करूँगा। लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप स्ट्रीम रेंडरिंग लगा सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।